हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग अ न्यू वे। सो अभी तक हमने पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 7 के अंदर हमने बहुत से टॉपिक्स कवर करें, जस्ट लाइक चिपको मूवमेंट्स, पार्टी बेस्ड मूवमेंट, नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट एंड दलित पैंथर। अभी हमें फर्दर टॉपिक पे मूव करना है और मेरा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है भारतीय किसान यूनियन। So, in 1988, around 20,000 farmer has gathered in the city of Meerut, UP. So, क्या होता है कि in 1988 20,000 जो फार्मर्स होते हैं वो कहाँ आके मतलब इकट्ठा होते हैं, मेरठ के यूपी जो सिटी है वहाँ पर आके इकट्ठा होते हैं। दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंक्रीजिंग रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गवर्नमेंट। सो इनके ये लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे, इनका जो मेन रीज़न होता है, आप कह सकते हैं जो मेन रीज़न है प्रोटेस्ट का वो क्या है कि जो इंक्रीज़ मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी के रेट हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं, जो कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है। तो इन लोगों का कहना था कि इसके खिलाफ ही प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि ये जो ये रेट है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। The farmer campaigned for about 3 weeks outside the district collector office until their demand was fulfilled, and all those days they received regular food supply from nearby villages. So जो फार्मर जितने भी इकट्ठे हुए हैं 20,000 वो कहाँ इकट्ठे होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो ऑफिस होता है उसके बाहर जाके इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ पर प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो 3 वीक्स तक इनका प्रोटेस्ट चलता है। ओके, सो जब इनका प्रोटेस्ट चल रहा है तो इनको जो फूड सप्लाई करता है अपनी डिमांड के लिए, जब ये प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं तो इनको इन दिनों के बीच में 3 वीक्स के टाइम पे इनको फूड जो होता है वो कहाँ से प्रोवाइड होता है, विलेज जो होते हैं आसपास के वो प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि सभी को वहाँ पर ये प्रॉब्लम थी, जो रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, सभी लोग इसके अगेंस्ट में थे। तो डेट्स वाई जो लोग होते हैं वो इनकी मदद करते हैं फार्मर्स की। सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट these educating farmers were member of the Bharatiya Kisan Union, and organization of farmers from western UP and Haryana region. So भारतीय किसान यूनियन क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वेस्टर्न यूपी, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा के रीजन्स के लिए है, वहाँ के किसानों के लिए। सो ये जितने भी किसान थे ये कहाँ किसके मेंबर थे? BKU मीन्स भारतीय किसान यूनियन। सो डिमांड ऑफ BKU, भारतीय किसान यूनियन की क्या डिमांड्स थी, तो हम अब उसके बारे में पढ़ते हैं। सो फर्स्ट इज दैट शुगर कैन एंड व्हीट प्राइस शुड बी इंक्रीज्ड। ओके, सो वो लोग क्या कहते थे कि शुगर कैन और व्हीट के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब इंक्रीज़ होने चाहिए क्योंकि उनको सही दाम नहीं मिलता था। एबोलिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंटर स्टेट मूवमेंट फ्रॉम फार्मर प्रोड्यूस। सो जो किसान जितना भी सामान उगाता है उसको इंटर स्टेट मूवमेंट जो होती है, मतलब एक शहर से या एक देश कह रही हूँ, इट्स एक क्या कह सकते हैं आप, एक स्टेट से दूसरी स्टेट भेजने के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस है उन्हें हटा देना चाहिए ताकि जो फार्मर है वो अलग अलग जगह पे जाके अपना जो उसने खेती करी है उसे एक्सपोर्ट कर सके। सो ग्रांटेड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट रीजनेबल रेट। सो वो कहते थे कि जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होनी चाहिए वो एक रीजनेबल रेट पे होनी चाहिए ताकि मतलब ना गरीबों पे ना मिडिल क्लास लोगों पे ज़्यादा बाहर ना पड़े इलेक्ट्रिसिटी ऑफ रेट की वजह से। गिव अप ऑफ रीपेमेंट ड्यू टू लोन टू फार्मर्स। तो उनका ये भी कहना था कि अगर कोई किसान जो बहुत ज़्यादा गरीब है, अगर वो आपका जो भी आप उन्हें लोन दिया है गवर्नमेंट ने उन्हें, अगर वो देने में मतलब उसको चुकाने में असफल रहता है तो उसके लिए वो जो लोन है उसे माफ़ कर दिया जाए। द प्रोविज़न ऑफ गवर्नमेंट पेंशन फॉर फार्मर्स। और उनका ये भी कहना था कि जो गवर्नमेंट है उन्हें उसे फार्मर्स के लिए भी पेंशन का कुछ ऐसा एक सोर्स या फिर प्रोविज़न निकालना चाहिए। सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ भारतीय किसान यूनियन। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो BKU की डिमांड पढ़ी, अब हम उसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। सो activities conducted by BKU to pressurize that state for accepting its demand included rallies, demonstration and jail भरो एडिकेशन। सो जो भी BKU जो एक्टिविटी कंडक्ट करते थे टू प्रेशराइज, वो स्टेट को प्रेशराइज करने के लिए करते थे ताकि जो उनकी डिमांड है इंक्लूड रैलीज़, मतलब वो क्या करते थे अपनी डिमांड को कंप्लीट कराने के लिए वो रैलीज़ करते थे और अलग अलग डेमोस्ट्रेशन अलग अलग एडिकेशन करते थे। सो दीज प्रोटेस्ट इन्वॉल्व्ड 10,000 ऑफ फार्मर्स, समटाइम ओवर 1 लाख फ्रॉम वेरियस विलेजेस इन वेस्टर्न यूपी। सो जब भी इन्हें प्रोटेस्ट करना होता तो इसके अंदर इस प्रोटेस्ट के अंदर 10,000 से ज़्यादा या कभी कभी 1 लाख के करीब जो फार्मर्स होते थे प्रोटेस्ट करते थे वेस्टर्न यूपी में।
द स्ट्रेंथ ऑफ PKU एंड इट्स लैक ऑफ पीपल्स। सो जो PKU की जो स्ट्रेंथ है वो कौन है, उसके किसान है, जो किसान जो लोग उसका सपोर्ट करते हैं, जो 1 लाख पीपल है जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं, वो कौन है, उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी पावर है। The early 90s, the BKU distanced itself from all political parties. So 90s के टाइम पे क्या हुआ था, 90s के टाइम पे BKU ने अपने आप को मतलब हर पार्टी से एकदम सेपरेट कर लिया था, एकदम अलग हुआ था। ओके, द BKU fulfilled their demand with other organization. BKU जो है अपनी मतलब अपनी जो डिमांड है उसे फुलफिल करवाता था अदर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। शेतकरी संगठन ऑफ महाराष्ट्र एंड रैयत संगठन ऑफ कर्नाटका। ठीक है, सो जो जिन ऑर्गेनाइजेशन जो और अदर ऑर्गेनाइजेशन थी उसकी हेल्प करने के लिए वो कौन कौन सी थी, शेतकरी संगठन ऑफ महाराष्ट्र एंड रैयत संगठन ऑफ कर्नाटका। ये 2 संघ ऐसे आप कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो उसकी हेल्प करती थी BKU की, उसकी डिमांड फुलफिल करवाने में। सो move to further topic, which is National Fish Workers Forum. Okay, so what is this? In the eastern and western coastal area of our country, hundred of thousands of families mainly belong to the fisherman communities. So जितने भी जो कोस्टल हमारा एरिया है, जो हमारा कोस्टल एरिया है, जस्ट लाइक जहाँ पर आप देखेंगे बाउंड्री टच होती है विशाखापट्टनम, चेन्नई, केरला, इन साइड पे जो कोस्टल एरियाज़ के रीजन में जो लोग रहते हैं वहाँ पर 1000 एंड हंड्रेड्स ऑफ लोग कैसे हैं जो क्या अपने मतलब जो उनका सोर्स है, अर्निंग सोर्स है, वो क्या है, फिश की जो मार्केटिंग होती है उस पर डिपेंड होता है। सो दीज फिश वर्कर्स लिव्स वर थ्रेटेड इन अ मेजर वे when the government permitted entry to mechanical trawlers like bottom trawling for large scale harvest of fishes in Indian seas. सो इन वर्कर्स के लिए मेन जो प्रॉब्लम आई थी वो कब आई थी, जब गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी थी जो मैकेनिकल जो मशीनों के थ्रू आप कह सकते हैं फ़िश की जो हार्वेस्टिंग है वो कर सकते हैं लोग इंडियन सी के अंदर। अगर इंडियन सी के अंदर लोग अगर मैकेनिकल मतलब मशीनों के थ्रू अगर आप देखें फ़िशेस को हार्वेस्ट करा जाएगा तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगी, जो लोग जो नॉर्मली मतलब अपनी बोट लेकर जाते हैं समुंदर के अंदर और फिर हार्वेस्ट करते हैं तो उन लोगों की जो स्मॉल जो वहाँ पर फिशरमैन है उनको उससे प्रॉब्लम होने लगी। तो ये क्या था, इनके लिए एक डर बन गया था कि मैकेनिकल अगर ट्रॉलर्स अगर फिश कर मतलब फ़िशिंग के फील्ड में आएंगे तो इनका जो काम है वो कम हो जाएगा। द फिश वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन फॉट विद द स्टेट गवर्नमेंट ओवर द इश्यूज ऑफ देयर लाइवलीहुड। सो अपने लाइवलीहुड के लिए जो इनका इशू था उसके लिए जो फिशरमैन थे उन्होंने क्या करा, लड़ाई करी, मतलब अपनी डिमांड रखी, वो किसके सामने रखी, स्टेट गवर्नमेंट के सामने रखी। सो इन 1999 NFF fought its first legal battle with the union government successfully. So in 1991 NFF fought its first legal battle, जो उनका फर्स्ट मतलब उन्हें लीगली फर्स्ट टाइम NFF ने यूनियन जो गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट मतलब लड़ाई करी, मतलब उसके लीगली गए एंड यूनियन गवर्नमेंट को सक्सेसफुली डाउन करा, उनको अपनी प्रॉब्लम समझाई। So next point was that this was about to the government deep sea fishing policy that opened up the multinational fishing companies. So this was about to government deep sea fishing policy. So government ने एक deep sea fishing policy ओपन करी जिसके अंदर क्या था कि मल्टीनेशनल फिशिंग कंपनी जो है वो यहाँ आ सकती हैं, अपना ट्रेड कर सकती हैं हमारे साथ, मतलब जो स्मॉल फिशरमैन है उससे उन्हें बेनिफिट हो किसी थ्रू, तो उन लोगों ने ऐसे पॉलिसीज़ निकाली गवर्नमेंट ने फिशरमैन्स को हेल्प करने के लिए। So next point, in July 2002 NFF called for nationwide strike opposed the move of government to issue license to foreign trawlers. So यहाँ पर NFF जो होता है उसने जो डिमांड अपनी फुलफ़िल करवाई थी, मतलब उसने जो पॉलिसी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके जो बनवाई लोगों के लिए जो करवाया, लेकिन वो तो पॉलिसी बन जाती है लेकिन उससे एक चीज़ नहीं हटती जो कि होता है कि फॉरेन जो ट्रॉलर्स है, मतलब जो लोग फॉरेन जो लोग आ रहे हैं फिशिंग के हार्वेस्ट के लिए उन्हें को लाइसेंस अप्लाई ना किया जाए, ऐसा NFF की डिमांड थी। वो डिमांड फुलफिल नहीं होती, तो इन जुलाई 2002 NFF ने जो नेशन वाइड मतलब एक पूरे इंडिया के अंदर स्ट्राइक करी इस मूव को अपोज करने के लिए कि गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन ट्रॉलर्स को जो लाइसेंस है
इंडियन सी के अंदर हार्वेस्ट करने का फिशेस का वो ना दें. ओके, सो मूव टू आवर फर्दर टॉपिक, एंटी एरिक मूवमेंट. ठीक है, एंटी एरिक मूवमेंट, व्हाट वाज दैट? It was in 1990s decade in Andhra Pradesh. It was operated by women and fought a battle against alcohol and mafias by the government. सो जो आंध्र प्रदेश की इन 1990s में क्या होता है, कुछ वुमेन्स जो होती हैं आंध्र प्रदेश की, वो एक कह सकते हैं आप एक बैटल जो है वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ स्टार्ट करती हैं. वो किसके लिए? एल्कोनिश एंड माफियाज़ के अगेंस्ट में. सो इसका ओरिजिन क्या है? इन अ विलेज ऑफ दुबनगुंता इन नेलोरा, आई गेस आई प्रोनाउंस रॉन्ग, सो प्लीज़ आप मतलब एक बार इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना. सो इन अ विलेज ऑफ दुबनगुंता एंड नेलोरा district of Andhra Pradesh, women had enrolled in a adult literacy drive on a large scale. So जो वुमेंस होती हैं वो क्या करती हैं, अडल्ट लिटरेसी ड्राइव ऑन लार्ज स्केल के अंदर अडल्ट लिटरेसी ड्राइव के अंदर इनरोल्ड करती हैं, मतलब अपने आप को शिक्षित करने के लिए वो करती हैं. सो डिस्कशन ऑफ वुमेन्स कंप्लेंट ऑफ इंक्रीज्ड कंजप्शन ऑफ एल्कोहल एंड मैन इन देयर फैमिलीज. सो वुमेन्स का ये कहना था कि जो कंजप्शन ऑफ एल्कोहल है जो फैमिली के अंदर होता है, जो मैन लोग जो अल्कोहल पीते हैं उनकी जो कंजप्शन है उसको कम करवाने के लिए उन लोगों ने एक बातचीत करना शुरू करा. सो पीपल ऑफ विलेज बाउंडेड बाय बैड हैबिट्स ऑफ अल्कोहल एंड वर डिक्रीजिंग देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. सो क्या होता है, जो लोग, उनका ये मानना था कि जो लोग मतलब गाँवों में रहते हैं उनको अल्कोहल पीने की बहुत बुरी आदत है, तो उन लोगों की क्या, उनकी जो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही है. तो indebtedness grow with the increasing state of consumption of alcohol. Men remained absent from their job. So indebtedness grow मतलब जो घर के अंदर इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अल्कोहल के अंदर जो लोग मतलब ज़्यादा कंजप्शन करते हैं तो इससे क्या घर के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एंड जो मैन है वो जॉब पे नहीं जा रहे हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी थी. सो वुमेन इन नेलोरा केम टुगेदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट अटैक. सो इन लोगों ने क्या करा, जो जितनी वुमेन्स थी केम मतलब एक साथ आई और उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू करा. द न्यूज़ स्प्रेड फास्ट एंड वुमेन और 5000 विलेजर्स जॉइन द मूवमेंट. सो 5000 विलेजर्स मतलब विलेज जो थे उनकी वुमेन्स ने मिलके ये मूवमेंट स्टार्ट करा, उसको बहुत ज़्यादा स्प्रेड करा और ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने लग गया था मूवमेंट. सो लिंकेज. The slogan of anti-Arak movement was simple prohibition on the sale of Arak. So it's Arak, इसको हिंदी में अर्क कहते हैं मे बी. ओके, सो स्लोगन ऑफ anti-Arak movement was simply prohibition. तो मतलब यहाँ पर क्या था कि जो anti-Arak movement था ये क्या हो गया, prohibited होने लग गया था सेल ऑफ अरक के लिए. So the state government collected huge revenue by way of taxes imposed on sale of arc and was therefore not willing to impose a ban. स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही थी, बहुत ज़्यादा इनको रेवेन्यू मिलता है, जो अर्क वगैरह की सेल है, अल्कोहल की सेल है, इन सब से क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, उससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है. तो वो क्या करते हैं, जो अपनी मतलब इस टैक्स है तो ये क्या करते हैं, मतलब इनको बहुत ज़्यादा टैक्स मिल रहा होता है, तो पैसा जब मिल रहा होता है गवर्नमेंट को तो वो क्या करती है, वो बैन करने के लिए मना कर देती है. इसलिए आप देखते होंगे कि आपने कभी सोचा भी होगा कि जो ये तंबाकू वगैरह है, अल्कोहल वगैरह है, ये इतना मतलब इतनी बैड हैबिट्स क्रिएट करते हैं, मतलब इसका कोई बेनिफिट है ही नहीं ह्यूमन्स को इसका कोई बेनिफिट नहीं है, बट फिर भी ये बिक रही है. क्यों बिक रही है, क्यों जो गवर्नमेंट है उस पर इम्पोज नहीं करी. क्यों इम्पोज नहीं करी, क्योंकि इससे क्या मिलता है, ह्यूज रेवेन्यू मिलता है. सो group of local women tried to address this complex issue in their education against Arak, also called Arak movement. So जितने भी ग्रुप ऑफ मूवमेंट्स थी उन्होंने इस इशू को एड्रेस करा, एक आप कह सकते हैं इसको गवर्नमेंट के सामने रखा और इसी अगेंस्ट में, अरक के अगेंस्ट में उन्होंने पिटिशन वगैरह सब कुछ फाइल करा. तो इससे क्या हुआ, ये जो मूवमेंट था इसको कहा जाता है अरक मूवमेंट. So next part was that women groups working on the issue of domestic violence and custom of dowry, sexual abuse to work and public places were active mainly among the urban middle class women in different parts of the country. So women's का जो ग्रुप था इन्होंने आगे जाके जो और भी इशूज़ है जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी, सेक्शुअल अब्यूज़ टू मतलब वर्क के टाइम पे या पब्लिक प्लेसेस के अंदर, एंड
एक्टिविटी, मतलब जो अर्बन मिडिल क्लास वुमेन है उनको, उनके ऊपर जितना भी ये होता है डोमेस्टिक जितने भी वायलेंसेस वगैरह हो रहे हैं, इन सब के खिलाफ़ क्या करा है इन लोगों ने, वुमेंस ने इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री के अंदर इशू जो था इसका ग्रुप बना के इस इशू के ऊपर वर्क करना शुरू करा, इससे अवेयरनेस आई। दिस मूवमेंट इंक्रीज द अवेयरनेस इन द वुमेंस। सो इस मूवमेंट से क्या हुआ, सबसे पहले तो इससे अवेयरनेस आई लोगों के बीच में, वुमेंस के बीच में अवेयरनेस आई उनके हकों को लेकर। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, क्योंकि अगर मैं इससे आगे आपको पढ़ाऊँगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी एंड आपको पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, इट्स टू मच बर्डन फॉर यू। आई होप आप लोग अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को आगे की फर्दर वीडियोज़ के लिए। इसका पार्ट 3 बहुत जल्दी आएगा। थैंक यू।